गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। वह सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज़फ़ का पुत्र था। उसकी माता का नाम नीला था, जो अबोहर के भट्टी राजपूत शासक रणमत की पुत्री थी। फ़िरोज़ शाह को शासन तथा युद्ध कला संबंधी शिक्षा दिए जाने का उचित प्रबंध किया गया था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि फ़िरोज़ शाह ने इनमें से किसी में भी निपुणता प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को अपने इस चचेरे भाई से विशेष प्रेम था, इसलिए उसे शासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त होते रहे। कहा जाता है कि मोहम्मद तुगलक फ़िरोज़ शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। सुल्तान की मृत्यु के समय फ़िरोज़ शाह तुगलक उसके पास ही था। उसका अपना कोई पुत्र नहीं था, न ही उसने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अतः सुल्तान की मृत्यु का समाचार फैलते ही अराजकता फैल गई। ऐसे संकट के समय में सरदारों ने यह निर्णय लिया कि फ़िरोज़ शाह तुगलक को सिंहासन पर बैठाया जाए। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने आरंभ में सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसका कारण यह था कि फ़िरोज़ शाह तुगलक एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह सिंहासन की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगति में जीवन यापन करना अधिक पसंद करता था, किंतु सरदारों के अधिक अनुरोध करने पर फ़िरोज़ शाह ने सुल्तान पद स्वीकार कर लिया। इस प्रकार फ़िरोज़ शाह तुगलक का 23 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा में राज्यारोहण किया गया। उसने सितंबर 1368 ईस्वी तक शासन किया। अब हम उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जिस समय फ़िरोज़ शाह तुगलक सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने अनेक समस्याएं थीं। उसकी अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बहन खुदावंद ज़ादा ने अपने पुत्र दावर का सिंहासन पर दावा पेश किया। इसके अतिरिक्त वज़ीर ख्वाजा ए जहाँ ने एक बच्चे को मोहम्मद तुगलक के पुत्र के नाम से दिल्ली में सुल्तान घोषित कर दिया था। साम्राज्य में विद्रोहों के कारण चारों ओर अशांति तथा अव्यवस्था फैली हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता के कारण राज्य की आर्थिक दशा अस्त व्यस्त हो गई थी। कृषि तथा उद्योग को गहरा धक्का लगा था। राज्य कोष लगभग रिक्त हो गया था। ऐसी स्थिति में अगर अर्थव्यवस्था को न सुधारा जाता तो साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से कोई नहीं रोक सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्यों की स्थापना हुई। अनेक अन्य प्रांतों के गवर्नर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए किसी अवसर की तलाश में थे, अतः इन पर नियंत्रण करना एक अन्य विकट समस्या थी। अगला है फ़िरोज़ शाह तुगलक के जनकल्याणकारी कार्य। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात साम्राज्य को सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार लागू किए। इन सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से उसने योग्य व्यक्तियों का चयन किया। उसने ख्वाजा ए जहाँ के नाम पर मलिक मकबूल को वज़ीर के पद पर नियुक्त किया तथा उसे खाने ए जहाँ की उपाधि दी। इसी प्रकार भू राजस्व व्यवस्था के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद, सेना के संगठन के लिए मलिक गाजी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए मलिक गाजी शहना को नियुक्त किया। फ़िरोज़ शाह तुगलक के प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण तथा प्रजा की समृद्धि था। दुर्भाग्यवश सुल्तान ने जो भी सुधार लागू किए वे केवल मुसलमानों के लिए हितकर प्रमाणित हुए। बहुसंख्यक हिंदू प्रजा इन लाभों से वंचित रह गई। इसका प्रमुख कारण यह था कि फ़िरोज़ शाह तुगलक का प्रशासन इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित था। परिणामस्वरूप फ़िरोज़ शाह तुगलक के ये सुधार स्थायी सिद्ध न हुए। उसके प्रमुख सुधारों का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार है। नंबर 1 है प्रजा को खुश करना। फ़िरोज़ शाह तुगलक को जो सिंहासन प्राप्त हुआ था वह कोई फूलों की सेज न था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फैले हुए विद्रोहों के कारण चारों ओर अराजकता तथा अशांति फैली हुई थी। प्रशासनिक सेवा ठप थी। सुल्तान के अत्याचारों के कारण लोगों में भारी असंतोष था। अतः फ़िरोज़ शाह तुगलक का सर्वप्रथम कार्य प्रजा को खुश करके कानून व्यवस्था स्थापित करना था। इस उद्देश्य से उन लोगों के 2 करोड़ रुपए के ऋण माफ़ कर दिए गए जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक से भूमि तथा अन्य कार्यों के लिए ऋण लिए थे। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची दरबार में प्रस्तुत की गई, जिसे फ़ौरन पानी में फेंक दिया गया। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली।
इसके पश्चात उन लोगों को राज्य की ओर से विशेष सहायता दी गई जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के घोर अत्याचारों को सहन करना पड़ा था। इन कार्यों द्वारा फिरोज शाह तुगलक अपनी प्रजा का मन जीतने में सफल हुआ। दूसरा है वित्तीय सुधार। जिस समय फिरोज शाह तुगलक सिंहासन पर बैठा हो उस समय राज्य का दिवाला निकल चुका था, अतः साम्राज्य की स्थिरता के लिए इसकी अर्थव्यवस्था को सुधारना नितांत आवश्यक था। इस दिशा में सुल्तान ने सर्वप्रथम 26 ऐसे करों को समाप्त कर दिया जिस कारण लोगों में असंतोष था। इनमें अमीरी ए तरफ, गुलफरोशी, चुंगी ए गला, करही तथा चराई आदि प्रमुख थे। इन करों को हटाने से राज्य को जो घाटा पड़ा उसे अन्य साधनों से पूर्ण किया गया। कुरान के अनुसार अब केवल 4 कर खिराज, खम्स, जजिया तथा ज़कात लगे रहने दिए गए। खिराज भूमि कर था। खम्स युद्ध में प्राप्त लूट के माल के 1/4 भाग को करते थे। भारतवर्ष में प्रायः सुल्तान लूट के माल का भाग लिया करते थे तथा 1/5 भाग ही सैनिकों को देते थे, परंतु फिरोज ने इस्लामी नियमों के अनुसार लूट का 4/5 भाग सैनिकों को देना तथा 1/5 भाग सुल्तान के लिए निश्चित किया। जजिया गैर मुसलमानों से प्राप्त किया जाता था। ज़कात 2.5% की दर से मुसलमानों से वसूल किया जाता था। इस कर से प्राप्त आय को केवल धार्मिक कार्यों पर ही व्यय किया जाता था। बाद में सुल्तान ने उलमा की स्वीकृति से सिंचाई कर भी लगाया। यह भूमि की उपज का 1/10 भाग होता था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने भू राजस्व विभाग के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए ताकि वे किसानों से रिश्वत न लें। भू राजस्व की दरों में काफ़ी कमी कर दी गई। भू राजस्व विभाग के पदाधिकारी जब सुल्तान के दरबार में ब्यौरा देने के लिए आते थे तो उन पर अधिक भू राजस्व जमा करने के लिए अनुचित दबाव डाला जाता था। इसी प्रकार प्रांतों में जब किसी नए सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी तब तथा अन्य अवसरों पर कृषकों को उसे उपहार देने के लिए बाध्य किया जाता था। सुल्तान ने इन दोनों प्रथाओं को बंद करवा दिया। उसने कृषि को प्रोत्साहित किया। किसानों को उन्नत किस्म के बीज दिए गए। सिंचाई व्यवस्था को अधिक विकसित किया गया। इन कारणों से कृषकों को प्रोत्साहन मिला तथा पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। परिणाम स्वरूप जहाँ किसान खुशहाल हुए वहीं लोगों को सस्ती दरों पर अनाज मिलने लगा। फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्य को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से उद्योगों एवं व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। इस उद्देश्य से फिरोज शाह ने 36 नए कारखानों की स्थापना की। सुल्तान ने व्यापारिक वस्तुओं पर लगे अनेक अनावश्यक करों को हटा दिया। परिणाम स्वरूप व्यापार बहुत उन्नत हुआ। अलाउद्दीन के शासनकाल में वस्तुओं का सस्तापन बनावटी तथा झूठा था, किंतु फिरोज शाह के शासनकाल में यह कुदरती तथा आर्थिक कारणों से था। चारों ओर अधिक दृढ़ता एवं समृद्धि के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। नंबर 3 है सिंचाई व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सिंचाई व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने 5 बड़ी नहरों, 50 बांधों, 150 कुओं तथा 30 झीलों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनाई गई नहरों में प्रथम 150 मील लंबी थी। यह यमुना नदी से हिसार तक जाती थी। दूसरी नहर 96 मील लंबी थी। यह सतलुज नदी से घग्गर नदी तक जाती थी। तीसरी नहर सिरमौर के पर्वतीय क्षेत्र से होकर हांसी तक जाती थी। चौथी नहर घग्गर नदी से लेकर फिरोजाबाद तक जाती थी। पांचवी नहर यमुना से फिरोजशाहाबाद तक जाती थी। उस उन्नत सिंचाई व्यवस्था के कारण कृषि की उपज बहुत बढ़ गई। चौथा है दीवान खैरात। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रजा के कल्याण के उद्देश्य से दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। इस विभाग के 2 उपभाग थे। इनमें से एक रोजगार विभाग था। इस दफ्तर में राज्य के सभी बेरोजगार लोगों के नाम दर्ज किए जाते थे तथा उन्हें योग्यता अनुसार काम दिया जाता था। सुल्तान इतना दयालु था कि वह बेरोजगार लोगों के लिए नए नए पदों की व्यवस्था करता रहता था। दूसरा विभाग मुसलमान लड़कियों के विवाह का प्रबंध करता था। इस विभाग द्वारा विधवाओं व असहाय लोगों को आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। 5वां है दार उल शफा।
फिरोज शाह तुगलक बहुत दयावान शासक था। उसने गरीब रोगियों के निःशुल्क देखरेख के लिए दार उल शफा नामक अस्पताल की स्थापना की। इसमें बहुत योग्य चिकित्सकों को नियुक्त किया गया था। इस अस्पताल में रोगियों को मुफ्त औषधियाँ देने के साथ साथ खाने पीने का भी निःशुल्क प्रबंध किया गया था। यह अस्पताल निर्धन लोगों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ। प्रांतीय सरकारों को भी यह आदेश दिया गया था कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे अस्पतालों की व्यवस्था करें। छठा है न्याय व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक की न्याय व्यवस्था इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। राजधानी में एक मुख्य काजी तथा राज्य के प्रांतों तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों में अधीनस्थ काजी नियुक्त किए जाते थे। मुक्ति कानून की व्याख्या करता था तथा काजी निर्णय देता था। उनके निर्णयों के विरुद्ध सुल्तान के पास अपील की जाती थी। सुल्तान का निर्णय अंतिम माना जाता था। फिरोज शाह तुगलक से पूर्व अपराधियों को बहुत कठोर दंड दिया जाता था। छोटे से छोटा अपराध करने के लिए अंग भंग कर दिया जाता था। किंतु फिरोज शाह तुगलक एक दयालु शासक था, अतः उसने सच्चाई का पता लगाने के उद्देश्य से प्रचलित शारीरिक यातनाओं की प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने मुसलमानों को मृत्युदंड देना बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने अंग भंग की सजाएं भी बंद कर दी। सुल्तान का विचार था कि खुदा के बंदों को कुरूप अथवा अपंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस उदारता के चलते यद्यपि सुल्तान की लोकप्रियता बढ़ गई, किंतु अपराधियों का भय घट जाने के कारण अपराधों की संख्या में वृद्धि हो गई। यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि हिंदुओं को पूर्व की भांति कठोर सजाएं ही दी जाती रही। सातवां है शिक्षा तथा साहित्य की प्रगति। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी शिक्षा तथा साहित्य के प्रयास के लिए अथक प्रयास किए। उसने अपने राज्य में अनेक मकतबों, स्कूलों तथा मदरसों, महाविद्यालयों की स्थापना की। प्रायः प्रत्येक मस्जिद में एक प्राथमिक स्कूल होता था। इन मदरसों में योग्य अध्यापकों को नियुक्त किया जाता था। उन्हें राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। योग्य एवं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाने लगीं। ऐसे शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। फिरोज शाह तुगलक को साहित्य से विशेष प्यार था। उसने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया हुआ था। इन विद्वानों में जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्से शिराज अफीफ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही तथा फतवाए जहांदारी तथा अफीफ ने तारीख़ फिरोज शाही नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। सुल्तान ने स्वयं अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही की रचना की। उसने अनेक संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। नंबर 8वां है सार्वजनिक निर्माण कार्य। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक उपयोगिता के अनेक प्रतिष्ठानों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि फिरोज शाह ने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था। यद्यपि यह संख्या अतिरंजित प्रतीत होती है, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने अनेक नगरों की स्थापना की। इन नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजा, फिरोज शाहपुर, जौनपुर तथा फिरोजबाद प्रमुख थे। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक प्राचीन मस्जिदों, मकबरों एवं भवनों की मुरम्मत कराई तथा अनेक नए भवन बनाए। इन कार्यों के लिए अनुभवी शिल्पकारों को नियुक्त किया गया। इनके कार्यों के निरीक्षण के लिए मलिक गाजी शहना को प्रधान शिल्पकार नियुक्त किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाह शाही में दावा किया है कि उसने दिल्ली की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हौज ए शमसी, शमसी ईदगाह जहां पनाह सुल्तान इल्तुतमिश, बहरामशाह, रुकनुद्दीन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन तथा शेख निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरों की मुरम्मत कराई। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने 40 मस्जिदों, 30 महलों, 5 मकबरों, 150 पुलों, 100 सार्वजनिक स्नान गृहों तथा 1200 बागों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह साहित्यिक एवं कला की रुचियों में बहुत सफल एवं दक्ष था।
उसने शिक्षा, साहित्य एवं भवन निर्माण कला में दिल्ली के सभी सुल्तानों को पछाड़ दिया था। 9वां है मुद्रा सुधार। फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सिक्कों की खराब ढलाई के कारण लोगों ने नकली सिक्कों का निर्माण कर लिया था। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। फिरोज शाह तुगलक ने लोगों का विश्वास जीतने के उद्देश्य से मुद्रा प्रणाली में सुधार किए। उसने सर्वप्रथम सिक्के डालने का नया ढंग विकसित किया ताकि लोग नकली सिक्के न बना सके। उसने प्रजा की सुविधा के लिए कम मूल्य के सिक्के भी चलाए। इनमें आधी जीतल तथा चौथाई जीतल के नाम उल्लेखनीय हैं। जागीरदारी प्रथा का पुनरुत्थान। जागीरदारी प्रथा दिल्ली सल्तनत काल के आरंभ से ही प्रचलित थी। सुल्तान अमीरों तथा मलिकों को उनकी सैनिक तथा असैनिक सेवाओं के बदले जागीरें देता था। ये जागीरदार काफ़ी शक्तिशाली होते थे। इनके पास धन की भी कोई कमी नहीं होती थी, अतः वे दरबार में षड्यंत्र करते रहते थे तथा अवसर पाकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर देते थे। इस प्रकार के दोषों को देखते हुए सुल्तान अलाउद्दीन खलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने इसे बंद कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने पुनः इस प्रथा को आरंभ कर दिया। धीरे धीरे ये जागीरदार अत्यंत शक्तिशाली हो गए तथा उन्होंने षड्यंत्रों का बाजार पुनः गर्म कर दिया। इस प्रकार जागीरदारी प्रथा दिल्ली सल्तनत के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुई। 11वां है दास प्रथा। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था, अतः उसके शासनकाल में दास प्रथा को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। उसके शासनकाल में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई थी। इनमें से लगभग 40,000 दास शाही महल में सेवा का कार्य करते थे। इन दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना कर दी गई थी। इस कार्य के लिए भारी धनराशि व्यय की जाती थी। दास विभाग दासों की शिक्षा, भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य आदि पर व्यय करता था। दासों को उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न सरकारी कार्यों पर लगाया जाता था। धीरे धीरे इन दासों ने प्रशासन एवं राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया, अतः राज दरबार निरंतर षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में वे सुल्तान निर्माता बन गए। इस कारण साम्राज्य में अव्यवस्था फैली तथा इसके घातक परिणाम निकले। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार दास प्रथा दिल्ली सल्तनत के छिन्न भिन्न होने का एक मुख्य कारण सिद्ध हुई। 12वां है धार्मिक नीति। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक कट्टर था। वह इस्लाम के सिद्धांतों में गहरी आस्था रखता था। उसने उल्मा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अनेक सुविधाएं दी। उन्हें दान एवं जागीरें देकर सम्मानित किया गया। प्रशासन में उनके परामर्श को बहुमूल्य माना जाने लगा। यहाँ तक कि सुल्तान छोटी से छोटी बातों में भी उल्मा के निर्देश पर चलता था। उसने अनेक ऐसे रीति रिवाज बंद करवा दिए जिन्हें उल्मा गैर इस्लामी समझते थे। वे सुल्तान को सदैव हिंदुओं पर घोर अत्याचार करने के लिए उकसाया करते थे, अतः इस्लाम का प्रचार करना तथा हिंदुओं का दमन करना सुल्तान अपना पूर्ण कर्तव्य समझता था। इसी उद्देश्य से उसने ब्राह्मणों को जजिया कर देने के लिए बाध्य किया। अब तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे। उसने दिल्ली के एक ब्राह्मण को इसलिए जलवा दिया था क्योंकि उसके विचारों से प्रभावित होकर कुछ मुस्लिम स्त्रियों ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के जगन्नाथ एवं ज्वालामुखी मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। उसने नए मंदिरों के निर्माण तथा पुलों की मरम्मत पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अतिरिक्त उसने हिंदुओं के अनेक रीति रिवाजों तथा त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने गैर सुन्नी मुसलमानों के साथ भी कठोरता का व्यवहार किया। सुल्तान ने मिस्र के खलीफा से 2 बार मान्यता पत्र प्राप्त किया। उसके नाम को अपने सिक्कों एवं खुतबों पर अंकित किया। उसने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक को इस धार्मिक नीति के कारण यद्यपि उल्मा सुल्तान ने प्रशंसक बन गए, किंतु हिंदू उसके कट्टर दुश्मन बन गए। धार्मिक नीति में फिरोज शाह तुगलक औरंगजेब का मूल रूप था। 13वां है सेना। फिरोज शाह तुगलक की सैनिक योग्यता समिति थी। उसके अव्यावसायिक
कदमों से सेना के अनुशासन तथा कुशलता को गहरा धक्का लगा। उसने सर्वप्रथम सैनिकों को नकद वेतन देने की अपेक्षा जागीरें देनी आरंभ कर दी। इस प्रथा से सेना में भ्रष्टाचार फैला। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक युद्धों तथा मुसलमानों के रक्तपात से घृणा करता था, अतः उसने 1363 ईस्वी के बाद युद्ध बंद कर दिए। सेना को चुस्त रखने के लिए कोई अन्य उपाय नहीं किया गया। इस कारण सैनिक आलसी हो गए। तीसरा, सुल्तान ने सैनिकों के प्रति उदारता दिखलाते हुए उनका पद वंशानुगत कर दिया। अब यह नियम बना दिया गया कि जब कोई सैनिक वृद्धावस्था के कारण असमर्थ हो जाए तो उसके स्थान पर उसके पुत्र, दामाद अथवा दास को रख लिया जाए। इस प्रकार बड़ी संख्या में अयोग्य तथा अकुशल सैनिकों की भरमार हो गई, क्योंकि उनकी योग्यता की ओर अब कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। चौथा, सेना के अधिकांश भाग पर सामंतों का नियंत्रण था। ऐसे सैनिक सुल्तान की अपेक्षा अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान होते थे। पांचवा, उस समय सेना में बहुत भ्रष्टाचार फैल गया था। इस तथ्य से परिचित होने पर भी सुल्तान ने इसे रोकने के लिए कोई प्रयास न किया। छठा, सैनिकों के रणक्षेत्र से भागने पर भी उन्हें केवल हल्का सा दंड ही दिया जाने लगा। इससे सैनिकों का भय जाता रहा तथा उसमें अनुशासनहीनता बढ़ी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सुल्तान के दीर्घ शासनकाल में सेना बहुत अयोग्य, अव्यवस्थाहीन एवं आलसी हो गई। सल्तनत के विनाश में सुल्तान के इस कार्य ने भी योगदान दिया।